हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलिमिनेशन vs सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे इलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कंपीटिंग रिएक्शंस फॉर ए सब्सटेंस विथ न्यूक्लियोफाइल। ये जो भी इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें हम लोग मोस्टली क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे और जो सबस्ट्रेट होंगे, इनके जो रिएक्शन होंगे, ये रिएक्शन में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक दूसरे को कैसे इलिमिनेट करेंगे। तो इस जो मैकेनिज्म है, इसका जो भी अपना मेथड है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये जो इलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इनमें जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो एक सबस्ट्रेट है, ये इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये लोग कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। Hence, all the products of elimination and substitution can be expected to be present finally। और इस कारण से जो भी रिएक्शन में क्या होंगे, इलिमिनेशन होंगे या सब्स्टिट्यूशन होंगे, उनके प्रोडक्ट को हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फाइनली कौन से प्रोडक्ट होंगे। बट वन ऑफ देम कैन बी फेवर्ड टू गिव मेजर प्रोडक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। और उनमें जो भी प्रोडक्ट होंगे, कोई मेजर हो सकते हैं और कोई माइनर हो सकते हैं। जो मेजर होंगे उनको हम लोग किसी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके बारे में हम लोग कुछ गेस कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल। हम लोग बेस का और न्यूक्लियोफाइल का किस तरह से नेचर होते हैं, वो लोग किस तरह से प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिएक्शन में किस तरह से वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? तो सेकंड नंबर में हम लोग रिएक्शन कंडीशन देखेंगे, किस कंडीशन में कौन से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जो भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट रहेंगे, उनके नेचर किस तरह से रहेंगे, वो लोग रिएक्शन में किस तरह के रोल प्ले करेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट में। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग 3 पार्ट्स देखेंगे। अब हम लोग एक एक कर इनको स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो नेचर ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? तो इसको हम लोग कई बेसिस पर स्टडी करते हैं, जो कि फर्स्ट होंगे साइज पर, न्यूक्लियोफाइल के और जो बेस हैं उनके क्या साइज है, तो इस बेस पर हम लोग इनकी स्टडी करेंगे। और जो सेकंड होंगे वो स्ट्रेंथ पर, इनके बेसिक का स्ट्रेंथ क्या है, न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, तो इसके बेस पर भी हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे साइज। Size of the base and nucleophile. When the nucleophile base is small, generally it substitutes the leaving group and results in substitution process. This is because smaller groups act as a nucleophile, favoring substitution, and bulkier groups act as a base and favor elimination. स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया गया है कि जब न्यूक्लियोफाइल या बेस का साइज छोटा रहेगा, जब भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेंगे या बेस लेंगे, उसका साइज छोटा रहेगा, तो रिएक्शन में क्या करेगा? वो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करेगा, एक किसी को हटाएगा और दूसरे का एडिशन करेगा। जब साइज छोटा रहेगा तो ही वो सब्स्टिट्यूट करेगा, और जब साइज बड़ा रहेगा तो बड़ा है, वो तो मजबूत है, वो तो मोटा है, वो किसी को मारकर अपने हट बैठ जाएगा, मतलब उसको इलिमिनेट कर देगा। इलिमिनेट करने की पावर होनी चाहिए, आप लोग भी जानते हो। तो इलिमिनेट करने की पावर किसके पास होती है? जो बल्कि होते हैं, मोटे होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिनके पास स्ट्रेंथ होता है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि जब बल्कि बेस रहेंगे, जब न्यूक्लियोफाइल बल्कि रहेंगे, तो वो इलिमिनेट कर देंगे किसी को, मतलब मारकर वो खुद बैठ जाएंगे। जब छोटे रहेंगे तो क्या करेंगे? वो तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़े से हटाएंगे और अपने आप को वहां पर रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि व्हेन द न्यूक्लियोफाइल बेस इज स्मॉल, जब साइज उनकी छोटी रहेगी तो क्या करेंगे? वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिविंग ग्रुप को। लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? यहाँ पर हम लोग को हेलोजन होते हैं लिविंग ग्रुप। और जब न्यूक्लियोफाइल बड़े होते हैं
न्यूक्लियोफाइल जब बड़े होते हैं, बल्कियर होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इलिमिनेशन कर देंगे, वो लिविंग ग्रुप को इलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो इस तरह से हम लोग साइज के बेस पर स्टडी करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसको मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो देखिए, हम लोग 2 ब्रोमोप्रोपेन लिए, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो इसके साथ में हम लोग हाइड्रोक्साइड लिए। तो हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड एक छोटे साइज का न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड का साइज छोटा होता है, तो इसको हम लोग स्मॉल साइज के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। देखिए, हेयर द न्यूक्लियोफाइल OH एक्ट एज अटैक टू ब्रोमोप्रोपेन and substitution takes place. It is a small group, so act as nucleophile and prefer substitution over elimination. देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी साइज छोटा होता है, ये स्मॉल में, सॉरी साइज में ये छोटे होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इस 2 ब्रोमोप्रोपेन पे अटैक करेंगे और ब्रोमीन आयन को यहाँ, ब्रोमीन को यहाँ से हटाएंगे और इनका एडिशन होगा। जैसे देखिए, इस तरह से यहाँ से ब्रोमीन को हटा दिए और OH का यहाँ पर एडिशन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रोमीन को हटा दिया और खुद यहाँ पर इसका एडिशन हो गया, ये ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और हम लोग को एल्कोहल मिल गया, प्रोपेन 2 ओल हम लोग को मिल गया। इसी में यहाँ पर यह बताया गया है, द न्यूक्लियोफाइल OH हाइड्रोक्साइड आयन अटैक्स टू ब्रोमोप्रोपेन एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। ये इसके साइज छोटे हैं, इसके ऊपर अटैक करेंगे और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर देंगे। इज ए स्मॉल ग्रुप, सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड प्रीफर सब्स्टिट्यूशन ओवर एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन कौन करते हैं, जिनके साइज छोटे होते हैं, जिनके साइज छोटे रहेंगे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो तो कमजोर हैं तो सब्स्टिट्यूट ही करेंगे, और जो बल्कियर रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो इलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, ये वीक है, ये स्मॉल साइज के है, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हेन न्यूक्लियोफाइल बेस इज बल्की। जब न्यूक्लियोफाइल बल्कि रहेंगे, मतलब मोटा भीम आ जाएगा, जब मोटा भीम आएगा तो क्या करेगा, वो मार को हटा देगा और इलिमिनेट कर देगा। तो जब मोटा भीम आएगा बल्कि, जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल आएंगे मतलब मोटा भीम आएगा तो क्या करेगा, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल बेस इज बल्कि, जब मोटा भीम आएगा जनरली इट abstract द प्रोटॉन एंड गिव्स एन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। जब मोटा भीम आएगा तो वो तो ताकतवर है, वो स्ट्रोंग है, प्रोटॉन को बाहर खींचेगा, प्रोटॉन को बाहर खींचेगा वो, और क्या कर देगा, इलिमिनेशन यहाँ पर कर देगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप को इलिमिनेट कर देगा। दिस इज बिकॉज फॉर ए बल्की न्यूक्लियोफाइल इट इज डिफिकल्ट टू अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज यूजुअली मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस देन बेसिसिटी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो हैलो अल्किन्स होते हैं, तो हैलो अल्किन्स पर जब बल्कि बेस का अटैक होगा तो वो बीच में अटैक नहीं करते हैं, वो पेरिफेरी पर अटैक करते हैं। बीच में अटैक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में उनको स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस लगेंगे तो बीच में अटैक नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बाहर में पेरिफेरी पर वो अटैक करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, दिस इज बिकॉज फॉर ए बल्की न्यूक्लियोफाइल इट इज डिफिकल्ट टू अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी इज यूजुअली मोर सेंसिटिव। उनको साइज तो मोटा है, वो तो पूरा मोटे हैं, तो बीच में वो अटैक नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ अटैक करेंगे, वो बाहर में अटैक करेंगे, पेरिफेरी पर वो अटैक करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से। इसके बाद हम देखेंगे देयरफॉर ए बल्कियर ग्रुप प्रीफर्स टू एक्ट एज बेस एंड abstract द प्रोटॉन टू गिव द एलिमिनेशन प्रोडक्ट रादर देन सब्स्टिट्यूशन। इसलिए जो भी मोटा, जब मोटा भीम आएगा तो क्या करेगा, पहले तो प्रोटॉन को मारकर निकालेगा और वहां पर इलिमिनेशन कर देगा। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, मोटा भीम आएगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि मोटा भीम बीच में जाकर अटैक नहीं कर पाएगा,
क्योंकि बीच में जब जाएगा तो उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही मोटा है, उसका साइज काफी ज्यादा है। और जब छोटे रहेंगे तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि वो बीच में अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि बल्कि ग्रुप कहाँ पर अटैक करेगा, तो बल्कि ग्रुप पेरिफेरी पर अटैक करता है। जैसे देखिए, इस तरह से हम लोग को अल्केन मिलेगा, हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, ये अल्केन रहेंगे। तो यहाँ पर मान लिए हैलोजन है, यहाँ पर हैलोजन है। तो जब बल्कि ग्रुप रहेंगे, जब बल्कि ग्रुप रहेंगे मतलब मोटा भीम रहेगा, मोटा भीम रहेगा। जब मोटा भीम रहेगा तो देखिए, ये सारे जगह तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसको स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा और ये बीच में जाकर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये मोटा भीम कहाँ अटैक करेगा, पेरिफेरी पर अटैक करेगा, यहाँ करेगा या यहाँ करेगा। यहाँ से प्रोटॉन को मारकर बाहर निकाल देगा और इसका एडिशन हो जाएगा और हाइड्रोजन का इलिमिनेशन हो जाएगा। और जब छोटा भीम रहेगा, जैसे देखिए, जब यहाँ पर छोटा भीम रहेगा, जब छोटा भीम रहेगा तो छोटा भीम कहीं पर भी अटैक कर सकता है। तो छोटा भीम क्या प्रीफर करेगा कि बीच में इसको हटाकर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इस तरह से ये इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेयर tertiary butoxide ion does not act as a nucleophile base because of the steric hindrance. So it acts as a base and abstract a proton. Hence an elimination reaction takes place. देखिए, इसी बात को यहाँ पर फिर से बताया गया है। हमने क्या बताया कि जब मोटा भीम रहेगा तो वो पेरिफेरी पर अटैक करेगा, वो बीच में अटैक नहीं कर पाएगा। बीच में क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि बीच में उसको स्टेरिक हिंड्रेंस लगते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग को जो बेस दिया गया है, ये हम लोग को जो बेस है, ये बेस आप लोग देख रहे हैं कि ये तो मोटा भीम है, इसकी साइज काफी ज्यादा है। ये कौन है, ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है, ये टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आयन है, ये तो बल्कि बेस है। तो ये यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। देखिए, जो प्रेफरी कार्बन है तो इसके एक जो हाइड्रोजन है इसको हम बाहर निकालेगा, मतलब प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा और इसको बाहर इलिमिनेट कर देगा, भगा देगा मारकर बाहर, और इलिमिनेट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग को अल्कीन मिलेंगे। देखिए, इस तरह से हम लोग को अल्कीन मिलते हैं, इसको हम लोग प्रोपेन बोलेंगे। और हम लोग को क्या मिलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से हम लोग को एल्कोहल भी मिलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जब बल्कि बेस रहते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल रहते हैं, तो वो किस तरह से एक्शन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी पेरिफेरी कार्बन रहेंगे उनके एक हाइड्रोजन को मारकर उड़ा देगा, और जो हेलोजन ग्रुप रहेंगे, लिविंग ग्रुप रहेंगे, उनको वो इलिमिनेट कर देगा, और इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टू ब्रोमोप्रोपेन 2 डिग्री एल्काइल रहेंगे, तो ये किस तरह से एक्ट करेंगे। तो देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल हम लोग टर्सरी ब्यूटोक्साइड लेंगे, मतलब ये क्या है, ये बल्कि है, ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेंगे, ये इलिमिनेशन करेंगे और प्रोपीन बनाएंगे। इसको हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे प्रोपीन बनाते हैं। और जब हाइड्रोक्साइड लेंगे, जब हम लोग OH माइनस आयन लेंगे, तो ये क्या है, ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है, ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, और इस तरह से ये भी एल्कोहल बनाएगा, प्रोपेन 2 ऑल बनाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब बल्कि न्यूक्लियोफाइल रहेंगे तो क्या करेंगे, इलिमिनेशन करेंगे, और जब छोटे न्यूक्लियोफाइल रहेंगे तो क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल के और बेस का हम लोग स्ट्रेंथ अब देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, इसकी हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे। तो
इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन आर लाइक फॉर। तो कंडीशन क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें होंगे E1S1 होंगे रिएक्शन, और सेकेंड टाइप क्या होंगे, E2SN2 होंगे। ये दो टाइप के यहाँ पर रिएक्शन होंगे। पहले होंगे E1 या SN1, और सेकंड क्या होंगे, E2 या SN2, इस तरह से होंगे। E1SN1 कब होंगे, E1SN1 कब होंगे, कैसे होंगे, तो देखिए वीक बेस रहेंगे, पुअर न्यूक्लियोफाइल रहेंगे, तो E1SN1 होंगे। जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, हम लोग को जो भी बेस मिलेगा हम लोग के अपने रिएक्शन में, वो अगर वीक बेस रहेगा या पुअर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, कमजोर रहेगा, तो क्या करेगा, वो करेगा E1 या SN1 करेगा। जब स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा, E2 या SN2 करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, तो क्या करेंगे, वो E2SN2 करेंगे। ये जो है ये वीक के लिए है, ये वीक के लिए है। जो वीक रहेंगे, जो कमजोर रहेंगे, वो E1SN1 खाएंगे। जो मजबूत रहेंगे वो E2SN2 खाएंगे। आप लोग इस तरह से इसको याद रख लेंगे। ये कमजोर के लिए है और ये मजबूत के लिए है, इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स E1SN1। तो ये हम लोगों ने देखा, तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ जो वाटर है, वाटर इज प्रीडोमिनेंटली वीक न्यूक्लियोफाइल, सो इट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे कि जो वाटर है वो मॉडरेटली वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये मॉडरेटली वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो जो वीक रहेगा वो क्या करेगा, वो E1 या SN1 रिएक्शन करेगा। ये क्या करेगा, SN1, यहाँ पर ये SN1 मैकेनिज्म देगा। जो एल्कोहल होते हैं ROH इज ए मॉडरेटली वीक बेस। जो ROH रहेंगे वो भी मॉडरेटली वीक बेस रहेंगे, but the reaction is carried out at high temperature, so it follows the elimination mechanism। जो एल्कोहल होते हैं, तो एल्कोहल से जब भी रिएक्शन होंगे तो वो जनरली हाई टेम्परेचर पर होते हैं। एल्कोहल तो वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, किंतु जो रिएक्शन होते हैं वो जनरली हाई टेम्परेचर पर होते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर कर वो इलिमिनेट कर देते हैं, वो लोग इलिमिनेशन कर देते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जो एल्कोहल होते हैं उनकी रिएक्शन जो होती है हाई टेम्परेचर पर जनरली होती है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन ना कर वो इलिमिनेशन कर देते हैं। हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 देख लिया, 1 भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 3। द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑलवेज इंडिकेट्स दैट द मैकेनिज्म विल बी इलिमिनेशन रादर देन सब्स्टिट्यूशन। जब भी टेम्परेचर हाई रहेंगे तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर इलिमिनेशन होंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं होंगे, वहां पर इलिमिनेशन होंगे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी टेम्परेचर हाई रहेंगे तो वहां पर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, वहां पर एनर्जी बढ़ जाएगा, और इस तरह से वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाते हैं और इलिमिनेशन वहां पर प्रोसीड हो जाते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मैकेनिज्म को। जैसे देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन हम लोग लेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन है। तो इसकी हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाएंगे पहले। तो वाटर से हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर SN1 होते हैं। SN1 क्यों होते हैं, क्योंकि ये वीक बेस है, ये मॉडरेट वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन को हटाएगा और ये अपने आप को बैठा लेगा, मतलब ब्रोमीन को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिल जाएंगे प्रोपेन टोल। और जब हम लोग इनको ROH से कराएंगे, एल्कोहल से जब भी हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे और हम लोग टेम्परेचर भी देंगे, डेल्टा मीन्स टेम्परेचर, हम लोग इसको टेम्परेचर भी देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलिमिनेशन प्रोसेस होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर इलिमिनेशन प्रोसेस होगा। और क्या करेगा, इलिमिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये तो मोटा भीम जाएगा पहले और एक प्रोटॉन को मारकर बाहर निकालेगा, और जो
लिविंग ग्रुप रहेंगे उसको इलिमिनेट कर देगा। तो ये देखिए, ये जो ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है इसको मारकर इलिमिनेट कर दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। इस तरह से यहाँ पर इलिमिनेशन प्रोसेस होते हैं, इसको हम लोग प्रोपीन बोलते हैं। ये अल्किन ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं। जब हम लोग वाटर लेंगे, मतलब वीक बेस लेंगे, जब हम लोग ROH लेंगे, अल्कोहल लेंगे और उसके साथ हम लोग टेम्परेचर भी देंगे, तो क्या रिएक्शन होंगे ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो क्या होंगे, इसको भी देखेंगे। जब स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो क्या करेंगे, ये E2SN2 करेंगे। ये तो हम लोग जानते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो वो E2SN2 रिएक्शन करेंगे। तो E2SN2 रिएक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए, हम लोगों ने 2 ब्रोमोप्रोपिन लिया, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, ये देख रहे हो, ये साहब, ये लिविंग ग्रुप है। कौन है, ये ब्रोमीन साहब है। ब्रोमीन साहब का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन, हाइड्रोक्साइड साहब। तो हाइड्रोक्साइड साहब ने ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस तरह से यहाँ एल्कोहल बन गया। यहाँ पर एल्कोहल हम लोग को मिल गया, कौन है, प्रोपेन 2-ओल है। इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिला। जब हम लोग ETOH देंगे और उसके साथ हम लोग टेम्परेचर देंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ पर इलिमिनेशन प्रोसेस होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, इलिमिनेशन होंगे, क्योंकि जो ETOH है वो क्या है, ये बल्कि बेस है, ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। मोटा भीम जिसको हम लोग बात कर रहे थे, ये मोटा भीम है। तो मोटा भीम क्या करेगा, ये इलिमिनेशन करेगा। पहले तो मारकर एक हाइड्रोजन H+ को बाहर निकालेगा और ये लिविंग ग्रुप को इलिमिनेट कर देगा। तो देखिए, एक हाइड्रोजन को मारकर बाहर निकाल दिया और लिविंग ग्रुप को इलिमिनेट कर दिया और इस तरह से अल्किन बन गए, जो हमारे पास प्रोपिन है। तो हम लोगों ने देखा कि जब स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हम लोग को किस तरह से रिएक्शन होंगे। हेयर हाइड्रोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक्ट कर रहा है। एंड ETO- इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और ETO- जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह से काम कर रहा है। सो reaction with hydroxide and follows substitution pathways, and with ETOH follows elimination। इस तरह से हम लोगों ने इन सारे रिएक्शन को देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद हम लोग रिएक्शन कंडीशन को देखेंगे। जो रिएक्शन है उनको प्रोसीड होने के लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन होते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन होते हैं वो क्या होते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन होंगे वो होंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन होंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो फर्स्ट कंडीशन होंगे वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखेंगे, और जो सेकंड कंडीशन होंगे वो कौन होंगे, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग देखेंगे। सेकंड कंडीशन में हम लोग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग देखेंगे इन जनरल इलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर ए हाई टेम्परेचर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने पहले भी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि जब टेम्परेचर हम लोग हाई करेंगे तो वहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि इलिमिनेशन रिएक्शन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग को कम ही टेम्परेचर चाहिए, और जब भी हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो उसमें हम लोग को हाई टेम्परेचर चाहिए। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में क्या होंगे, टेम्परेचर लो होंगे, टेम्परेचर लो होंगे। जब इलिमिनेशन होंगे, जब इलिमिनेशन रिएक्शन होंगे तो इसमें टेम्परेचर हाई होंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखेंगे। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज्ड देन द रेट ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन इंक्रीजेज। जब भी सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोनों का रेट बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का भी रेट बढ़ जाएगा और इलिमिनेशन रिएक्शन का भी रेट बढ़ जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो टेम्परेचर जब भी हम लोग बढ़ाएंगे तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे however the rate of elimination increases more as compared to the rate of substitution because delta G becomes more negative for an elimination reaction at high temperature। हम लोगों ने देखा कि जब भी इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे और टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ये बात तो ठीक है, किंतु इसके बाद एडिशनल पॉइंट क्या है कि जो इलिमिनेशन रिएक्शन है, इलिमिनेशन रिएक्शन का रेट ज्यादा बढ़ जाता है। सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ता है किंतु कम बढ़ता है, और जो इलिमिनेशन रिएक्शन है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो डेल्टा जी होते हैं, ये रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन में। जब भी हम लोग टेम्परेचर हाई करेंगे तो ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं, इसलिए इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द entropy increases more in elimination reaction compared to substitution reaction, so delta G becomes more negative। डेल्टा जी निगेटिव क्यों हो रहे थे? तो डेल्टा जी निगेटिव इसलिए हो रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो इससे क्या होता है, इससे जो भी इलिमिनेशन रिएक्शन का जो है वो एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रहा था। तो इस कारण से जो डेल्टा जी है वो ज्यादा जो डेल्टा जी है वो ज्यादा निगेटिव हो जा रहे थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग सेकंड पॉइंट देखे थे, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। तो हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो देख लिया कि टेम्परेचर किस तरह से इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सोलवेंट, सोलवेंट किस तरह से अफेक्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे elimination and substitution mechanism depends on the creation of a similar transition state or intermediate, that is carbocation। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग सॉल्वेंट को कंसिडर करेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होंगे तो उनमें सिमिलर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। सिमिलर ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या देखते थे, तो उसमें जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि जो रिएक्शन में हम लोग इस तरह से देखते थे, रिएक्शन में यहाँ पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोकैटायन बोलते थे। तो ये कैसे होता है, तो ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट का इफेक्ट आता है, उसी के कारण यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो जनरली सॉल्वेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू रिएक्शन पाथवे। तो जो सॉल्वेंट रहेंगे
तो वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को पाथवे नहीं करेंगे, वो जनरली कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में वो हेल्पफुल रहते हैं। बट द सॉल्वेंट कैन इन्फ्लुएंस द बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड विच इन टर्न फेवर वन ऑफ द रिएक्शन पाथवे, दैट इज एलिमिनेशन और रिएक्शन। तो फिर भी वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे वो लोग पाथवे करते हैं, वो लोग कैसे डायरेक्ट करते हैं, तो वो लोग जो सॉल्वेंट होते हैं, तो सॉल्वेंट इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को वो लोग अफेक्ट करते हैं। तो उसी से हम लोग क्या देख रहे थे कि कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हम लोग देख रहे थे। तो वो कैसे होता है, तो वो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के कारण ही होता है, वो सॉल्वेंट ही इस चीज को डिफाइन करते हैं और वही उसी के कारण से बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग उसको डिफाइन करते थे। तो ये कैसे होता है, तो ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के कारण ही ऐसे होता है। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्वस KOH इज अल्कलाइन इन नेचर एंड जनरेट OH माइनस विच इज ए वीकर बेस, तो इट फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम लोग एक्वस KOH को प्रेजेंस में हम लोग जो भी रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, तो एक्वस KOH क्या है, एक अल्कलाइन है, ये नेचर में क्या है, ये अल्कलाइन नेचर का है। तो जब ये अल्कलाइन नेचर का है तो ये क्या करेगा, तो ये OH माइनस यहाँ पर जनरेट करेगा, जो क्या है, एक वीक बेस है। OH माइनस क्या है, वीक बेस है, OH माइनस वीक बेस है। तो जब वीक बेस रहेगा तो क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। जब वीक बेस रहेगा तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फेवर करेगा। जब हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे, यहाँ हम लोग क्या लिए, एक्वस KOH लिए, यहाँ हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ये क्या करेगा, जनरेट RO माइनस यहाँ पर करेगा, विच इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इट फेवर्स एन एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मोटा भीम, स्ट्रॉन्ग मजबूत वाला आदमी, जब मजबूत वाला मोटा भीम आएगा तो क्या करेगा, वो इलिमिनेट करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ये क्या करेगा, RO माइनस ये एक बेस जनरेट करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस कारण से यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हम लोग देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड से हम लोगों ने एक्वस KOH को रिएक्शन कराया। जब हम लोग एक्वस KOH से कराएंगे तो ये क्या देगा, हम लोगों ने देखा कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और आप लोग सब जानते हो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग को टेम्परेचर भी कम पड़ेंगे, 373 केल्विन हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, और इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, SN2 होंगे। तो SN2 रिएक्शन कैसे होंगे, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो लिविंग ग्रुप होंगे उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। उसको सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, तो ये यहाँ पर OH माइनस साइन इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, और क्या हुआ, वही हुआ जो होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रोमीन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोक्साइड आयन ने। जब हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे तो ये क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, इलिमिनेशन करेगा। तो इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम लोगों ने पहले भी देखा था कि टेम्परेचर हम लोग को हाई चाहिए, इलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हम लोग को हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर हम लोग को इतना चाहिए, जो कि इससे काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलिमिनेशन होगा, यहाँ पर इलिमिनेशन होगा। तो इलिमिनेशन होने के बाद क्या होता है, तो इलिमिनेशन में हम लोगों ने देखा कि मोटा भीम जो है एक प्रोटॉन को मारकर बाहर निकाल देगा, और जो लिविंग ग्रुप रहेंगे उसको वो इलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ देखिए
इमोटा भीम जो है ये एल्कोहलिक KOH ये एक यहाँ से हाइड्रोजन को मारकर बाहर निकालेगा और ब्रोमीन को एलिमिनेट कर देगा, और इस तरह से हम लोग को अल्किन मिल जाएंगे, अल्किन मिलेंगे और एज ए साइड प्रोडक्ट KBr और वाटर हम लोग को मिलेंगे। तो ये इतने सारे क्या है, तो ये है इलिमिनेशन प्रोडक्ट। इलिमिनेशन रिएक्शन के बाद जो भी हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे उसको हम लोग इलिमिनेशन प्रोडक्ट बोलेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ सबस्ट्रेट भी देखेंगे। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हम लोग क्या देखेंगे? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हम लोग 3 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। फर्स्ट में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड में हम लोग देखेंगे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या क्या देखेंगे? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हम लोग देखेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो इन सब को अब हम लोग एक एक कर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे पहले प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ए प्राइमरी कार्बोकेटायन इज वेरी अनस्टेबल, thus primary alkyl halide cannot undergo SN1 or E1 reaction, it rather undergoes SN2 और E2 reaction। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में जो कार्बोकेटायन होते हैं वो जनरली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल कैसे होते हैं? तो देखिए ये हम बना रहे हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। CH3 CH2 CH2 और AX। देखिए ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो इसमें हम लोग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करने के लिए ये जो हाइलाइड है, जो हाइड्रोजन का एटम है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकाल दिए तो क्या होगा? बाहर निकाल दिए तो ये हो गया कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हम लोग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो ये जनरली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? ये अनस्टेबल होते हैं। तो जब अनस्टेबल होंगे, तो जब कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो SN1 रिएक्शन नहीं होगा, E1 रिएक्शन नहीं होगा। SN1 और E1 के लिए क्या चाहिए? एक स्टेबल कार्बोकेटायन हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है, तो SN1 और E1 रिएक्शन होगा ही नहीं। SN1 और E1 रिएक्शन नहीं होगा तो ये क्या करेगा? ये करेगा SN2 और E2 रिएक्शन करेगा। तो इसका यही रीजन है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इस तरह से क्यों रिएक्ट करता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। जो भी SN1 रिएक्शन होंगे तो जो भी SN2 रिएक्शन होंगे तो SN2 रिएक्शन में हम लोग को जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ऑर्डर किस तरह से होते हैं? तो ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट में होते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकंड में होते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और थर्ड में होते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ये इनका ऑर्डर है।
और सेकंड हम लोग देखेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, ये लोग किस तरह से ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का होता है, और सबसे कम जो होता है वो कौन होता है, वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे कम होता है। तो हम लोग क्या देखें कि जो E1 और SN1 रिएक्शन है वो तो होते ही नहीं है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में, ये तो होते ही नहीं है। कौन होते हैं, तो E2 और SN2 रिएक्शन यहाँ पर होते हैं। तो इसको भी आप लोग इस तरह से नोट कर लेंगे तो आप लोग को लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम लोग SN2 रिएक्शन करवाएंगे, तो SN2 रिएक्शन तो ये कर लेगा, SN2 रिएक्शन इस तरह से करेगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, तो यहाँ पर ब्रोमीन का होगा। ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा OH, ब्रोमीन को OH माइनस आयन सब्स्टिट्यूट करेगा, और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे। और जब हम लोग इसकी E2 रिएक्शन करवाएंगे तो इसके लिए तो हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, तो हम लोग टेम्परेचर देंगे तो हम लोग को E2 रिएक्शन होंगे, और इस तरह से हम लोग को अल्किन मिलेंगे। हम लोग क्या मिलेंगे, अल्किन मिलेंगे। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो मेजोरिटी में है, वो ऑलमोस्ट 90% है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये 90% है। और जो इलिमिनेशन प्रोडक्ट है, जो इलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग को प्रोडक्ट मिले हैं वो माइनॉरिटी में है, इसके परसेंटेज 10% है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे इट कैन अंडरगो ए रिएक्शन बाय एनी पाथ। ये जो रिएक्शन है वो किसी पाथ से हो सकता है, इसके लिए दोनों पाथ खुले होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और बेस का क्या नेचर है इस पर ये डिपेंड करता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स E2 और SN2। ये तो आप लोग जान रहे हैं, रिसेंटली ही पढ़े हैं कि जब स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेंगे तो वो SN2 या E2 रिएक्शन देंगे। वो क्या करेंगे, SN2 और E2 रिएक्शन देंगे। और जब वीक रहेगा, जब छोटा भीम रहेगा तो छोटा भीम क्या करेगा, वो तो खुद ही वीक है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल रहेंगे तो वो E1 और SN1 रिएक्शन देंगे। जो मोटा भीम रहेगा, बड़ा भीम रहेगा तो क्या करेगा, SN2 या E2 रिएक्शन देंगे। जब छोटा भीम रहेगा तो क्या करेंगे, E1 या SN1 रिएक्शन देंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हम लोग देखेंगे इट अंडरगो E2, E1 एंड SN1। इनमें E2, E1 और SN1 रिएक्शन होते हैं बट कैन नॉट अंडरगो SN2। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास ये क्या है, हम लोग के पास ये है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से हम लोग SN1 रिएक्शन कराएंगे KOH या वाटर के प्रेजेंस में, तो हम लोग को इस तरह से एल्कोहल मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, तो ये हम लोग देख रहे हैं लिविंग ग्रुप ब्रोमीन साहब। ये ब्रोमीन साहब का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेगा। इनको सब्स्टिट्यूट कौन करेंगे, तो इनको सब्स्टिट्यूट OH माइनस आयन करेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट OH माइनस करेंगे, और इस तरह से हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे। जब हम लोग इस टर्शरी एल्काइल हैलाइड का हम लोग E1 रिएक्शन करवाएंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर भी देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो यहाँ पर इलिमिनेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन किसका होगा, तो इलिमिनेशन होगा लिविंग ग्रुप का। एक पहले तो मारकर हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा, H+ को बाहर निकाला जाएगा, और ये लिविंग ग्रुप का इलिमिनेट कर दिया जाएगा, और इस तरह से हम लोग को अल्किन मिल जाएंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं
कि इवन प्रोडक्ट हम लोग को अल्किन मिले। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 नहीं देते हैं, ये E2 देते हैं किंतु SN2 नहीं देते हैं। तो हम लोग इवन करवा कर देखेंगे। हम लोग इवन रिएक्शन कराएंगे। तो ये है हमारे पास टर्सरी अल्काइल हैलाइड और इसकी हम लोग इवन रिएक्शन कराएंगे CH3OH के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलिमिनेशन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन किसका होगा, तो ये लिविंग ग्रुप का होगा। सॉरी, ये लिविंग ग्रुप का यहाँ पर इलिमिनेशन होगा, ये ब्रोमीन साहब का यहाँ पर इलिमिनेशन होगा। तो इसको इलिमिनेट कौन करेंगे, इसकी एलिमिनेशन कैसे होगा, तो देखिए पहले तो एक H+ को बाहर निकाला जाएगा और इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इस तरह से हम लोग को अल्किन मिल जाएंगे। तो ये है इवन रिएक्शन और इसमें SN2 नहीं होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें SN2 नहीं होते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन पढ़े तो उनमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी किस तरह से उनका ऑर्डर होता है। जो SN1 रिएक्शन होते हैं, E1 रिएक्शन होते हैं, SN2 रिएक्शन होते हैं और E2 रिएक्शन होते हैं, इन सब में अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी किस तरह से होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो जो SN1 रिएक्शन होते हैं, SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री का होता है टर्सरी अल्काइल हैलाइड का, उसके बाद 2 डिग्री का होता है और सबसे कम 1 डिग्री का होता है। जो E1 रिएक्शन है ये भी एक सिमिलर है बिल्कुल, पहले होंगे 3 डिग्री, फिर होंगे 2 डिग्री और फिर होंगे 1 डिग्री। जो SN2 रिएक्शन होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और 3 डिग्री का तो लगभग होता ही नहीं है, हम लोगों ने रिसेंटली देखा। जो E2 रिएक्शन होंगे इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले होंगे 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो ये देखिए जो SN1 है, E1 है और E2 है, ये तीनों का ऑर्डर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एक एक्सेप्शन है SN2 का। SN2 का जो है तो 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा किंतु 3 डिग्री का नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों कम ऐसा होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो SN2 होते हैं तो इनमें कार्बोकैटायन अस्टेबल होने चाहिए। कार्बोकैटायन अस्टेबल किस में होते हैं, तो कार्बोकैटायन अस्टेबल प्राइमरी 1 डिग्री में होते हैं और 2 डिग्री में थोड़े से अस्टेबल होते हैं और 3 डिग्री में बिल्कुल ही अनस्टेबल होते हैं। तो इस कारण से ये रिएक्शन का ऑर्डर है। तो अब हम लोग ये सारे जो भी रिएक्शन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उनको अब हम लोग समराइज करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें हम लोग के एल्काइल हैलाइड के क्लास हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। और इसमें हम लोग SN2 और E2 रिएक्शन को देखेंगे और इसमें हम लोग SN1 और E1 रिएक्शन को देखेंगे। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN2 होंगे unless there is a steric hindrance in the alkyl halide or nucleophile, otherwise E2 is favored। देखिए जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे उसमें SN2 रिएक्शन होंगे। SN2 रिएक्शन क्यों होंगे, इसमें SN2 रिएक्शन क्यों होंगे, क्योंकि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होते हैं इसलिए SN2 रिएक्शन होंगे। और जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होंगे, तो वो E2 रिएक्शन फेवर करेगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेंगे तो SN2 रिएक्शन देंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएंगे तो वो E2 रिएक्शन देंगे। इस बात को आप लोग नोट करेंगे। हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN1 और E1 को देखेंगे तो कैन नॉट अंडरगो SN1 और E1 रिएक्शन। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 और E1 रिएक्शन नहीं देते हैं। जो अब हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को देखेंगे। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है बोथ SN1
एंड E2 रिएक्शन दोनों देते हैं। स्ट्रोंगर एंड बल्कियर बेस है, फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है उनमें जब भी स्ट्रोंगर और बल्कियर बेस आएंगे तो क्या करते हैं, वो एलिमिनेशन करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, वो एलिमिनेशन करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और हम लोग SN1 और E1 में देखेंगे जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम लोग टर्सरी अल्काइल हैलाइड को देखेंगे कि ओनली एलिमिनेशन करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। और जो SN1 और E2 होंगे तो बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो उनमें SN1 और E1 दोनों होते हैं और इनमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी होता है। जब भी SN1 होंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूशन होंगे और जब E1 होंगे तो उनमें एलिमिनेशन होंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं, तो इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो भी आप लोग आंसर फाइंड करेंगे उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। और ये भी है आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखेंगे SN1। पहले हम लोग SN1 को देखेंगे तो इसमें क्या है, प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जो भी SN1 रिएक्शन है ये पहले इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इसमें पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और इसके बाद ही रिएक्शन आगे प्रोसीड होंगे। तो इसी को कहते हैं SN1 प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और E1 भी इसी तरह से होंगे। जो SN2 होंगे प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जो SN2 होंगे E2 होंगे, इनमें क्या होंगे, इनमें ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो हम लोग कार्बोकैटायन को बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन स्टेबल है कि कम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट होंगे, फर्स्ट में कौन होंगे, जो फर्स्ट में होंगे एरोमेटिसिटी। जो हम लोग को हाइड्रोकार्बन गिवन है तो उनकी एरोमेटिसिटी का क्या कंडीशन है, इसके ऊपर ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड करेंगे। जो सेकंड फैक्टर है वो कौन है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो कार्बोकैटायन हम लोग को गिवन है उनमें जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस का क्या यहाँ पर कंडीशन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो इस बात पर भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी यहाँ पर निर्भर करता है। फैक्टर नंबर 3 क्या है, तो फैक्टर नंबर 3 रेजोनेंस इफेक्ट है। उनमें रेजोनेंस इफेक्ट किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो इस बात पर भी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। जो भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन गिवन है तो उस हाइड्रोकार्बन में हाइपर कंजुगेशन का क्या कंडीशन है, उसमें हाइपर कंजुगेशन किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस बात पर भी इस कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो कौन से है, तो फिफ्थ पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट। जो हम लोग को हाइड्रोकार्बन गिवन रहेंगे उनके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से प्ले कर रहा है, उनके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से लग रहा है, उनके क्या यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो फिफ्थ फैक्टर है ये भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को
यहाँ पर अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि जो भी कार्बोकैटायन होते हैं वो स्टेबल कब होंगे, वो अनस्टेबल कब होंगे और लेस स्टेबल कब होंगे। तो इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसको 5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है इसको 5 फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट में है एरोमेटिसिटी, किस हाइड्रोकार्बन का एरोमेटिसिटी क्या है, कहीं पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो नहीं ना है, इस तरह से है क्या है, तो एरोमेटिसिटी भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। और जो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, उसका रेजोनेंस का क्या कंडीशन है, और उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट भी है, और फिर हाइपर कंजुगेशन है और इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये 5 पॉइंट है जो हमारे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को अफेक्ट करते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। जो हम लोग को कार्बोकैटायन मिलेंगे उसका रीअरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखिए इस तरह से हम लोग को हाइड्रोकार्बन दिए हुए हैं और हम लोग का यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होंगे। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको आप लोग अच्छी तरह से नोट बना लेंगे और आप लोग रेगुलर बेसिस पर रिवीजन भी करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।